Hello students, welcome back to another session of the chapter that is excretory system. And in the last classes we are discussing about the structure of the kidney और जिसमें हम लोग ने बात किया था कि किडनी इज मेड अप ऑफ यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जिसको हम लोग नेफ्रॉन भी बोलते हैं। तो फिर हम लोग ने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा था और उसमें ये बात किया था कि नेफ्रॉन इज अगेन कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। कौन कौन सा? तो एक कप के समान जो स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम लोग बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। और बोमेन्स कैप्सूल में क्या प्रेजेंट रहता है? उसमें प्रेजेंट रहता है नेटवर्क, फाइन नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को मिलाकर एक हम लोग स्ट्रक्चर बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मल्पीजियन बॉडी बोलते हैं या मल्पीजियन कैप्सूल बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जो बोमेन्स कैप्सूल के जस्ट बगल में जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पीसीटी बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और उस प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आगे जाकर एक लूप ऑफ फेनले का फॉर्मेशन करता है जिसको स्ट्रक्चर कैसा रहता है? तो हेयर पिन के जैसा स्ट्रक्चर रहता है। फिर वो आगे जाने के बाद एक फिर से कन्वोल्यूटेड टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल्स फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। और वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा हुआ रहता है। इसके बारे में हम लोग ने बात किया था। जो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है किडनी का फंक्शन के बारे में बात करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि किडनी का एक ही काम है, वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये यूरिन का फॉर्मेशन तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये यूरिन का फॉर्मेशन 2 स्टेप प्रोसेस में होता है। एक पहला प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। और जो दूसरा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन। अब देखेंगे हम लोग क्या कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ पर होगा, रीएब्जॉर्प्शन क्या होगा, कहाँ पर होगा, उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो हम लोग जानते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होने के लिए हम लोग देखे थे कि बोमेन्स कैप्सूल में जो ब्लड वेसल्स एंट्री कर रहा है उस ब्लड वेसल्स को क्या बोले थे? एफरेंट आर्टेरियोल बोले थे। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अकर इन बोमेन्स कैप्सूल। ये बोमेन्स कैप्सूल में होता है, ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल। अब देखिए कैसे बोमेन्स कैप्सूल में होता है। तो हम लोग जानते हैं कि बोमेन्स कैप्सूल में जो ब्लड एंट्री कैरी करके ला रहा है, ब्लड इज कैरिड बाय कौन? कैरिड बाय एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड लेकर आ रहा है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं क्या कि एफरेंट आर्टेरियोल होता है, इसका जो वेसल्स का ल्यूमेन होता है वो वाइडर होता है। तो वेसल्स हैव वाइडर ल्यूमेन, ठीक है, वाइडर ल्यूमेन होता है। और जो एग्जिट कर रहा है यहाँ से, जो ब्लड एग्जिट कर रहा है, ब्लड इज एग्जिट बाय इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड एग्जिट कर रहा है। और इफरेंट आर्टेरियोल का ल्यूमेन क्या होता है? वो कम पतला होता है, नैरो होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं वेसल्स हैव नैरो ल्यूमेन। अब देखिए यहीं से हम लोग को एक क्या पता चला कि जैसे एक बड़ा सा ल्यूमेन है और फिर इसको रिड्यूस कर दिया जाए, पतले से ल्यूमेन से क्रॉस करवाना है किसी चीज को, तो यहाँ पर एक प्रेशर एग्जर्ट होगा। यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर बन जाएगा, प्रेशर बन जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से बोमेन्स कैप्सूल में, अब बोमेन्स कैप्सूल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे बना हुआ है। तो हम लोग क्या देखे थे, इस कप शेप का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है बोमेन्स कैप्सूल। यहाँ पर से हमारा आर्टेरियोल आ रहा है, एफरेंट आर्टेरियोल, और एग्जिट कर रहा है इफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ एफरेंट आर्टेरियोल जो है, एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट आर्टेरियोल का ल्यूमेन वाइड है। और ये हमारा हो गया इफरेंट आर्टेरियोल, इफरेंट आर्टेरियोल। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये बोमेन्स कैप्सूल में बहुत फाइन ब्रांचेस आ गया है, फाइन ब्रांचेस, बहुत सारे एक नेटवर्क ब्लड वेसल्स का आ गया है। तो चूंकि यहाँ पर ढेर सारा ब्लड इकट्ठा होगा
तो यहाँ पर एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण इस ब्लड में जो भी पार्टिकल्स यानी जो लिक्विड पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेगा वो कहाँ पर चला जाएगा, वो चला आएगा बोमेन्स कैप्सूल में आ जाएगा। तो जो बोमेन्स कैप्सूल में आएगा उसको हम लोग बोल देते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोल देते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोल देते हैं। ठीक है, अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में क्या क्या आ सकता है, तो जो ब्लड का प्लाज्मा पार्ट यानी पानी वाला पार्ट, तो उसमें क्या आ सकता है, ग्लूकोज आ सकता है, अमीनो एसिड आ सकता है, प्रोटीन पार्ट आ सकता है, इसके अलावा सॉल्ट्स आयन आ सकता है, सॉल्ट्स आयंस, आयंस में भी अगर बात करें हम लोग तो सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, इन सभी ये आ जाता है। तो जो भी कुछ आ जाए यानी इस प्रेशर के कारण, किसके प्रेशर का, ये हाई प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण यहाँ पर ब्लड से जो भी कंपोनेंट्स एग्जिट होकर बोमेन्स कैप्सूल में आ रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ, फिल्ट्रेशन बाय एक्सेसिव प्रेशर इज कॉल्ड द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इसमें क्या हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में यहाँ पर प्रेशर क्रिएट हुआ जिसके कारण जो भी फिल्टर होकर बोमेन्स कैप्सूल में आ गया, सच एस ग्लूकोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन, सॉल्ट्स, आयंस, ये सब मिलकर आ गया। तो हम लोग इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अब यहाँ पर देखिए इससे दो चेंजेस हुए, क्या क्या, तो अब एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आ रहा है, वो नॉर्मल ब्लड है, लेकिन और ये इफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड एग्जिट हो रहा है। तो यहाँ से मैक्सिमम पार्ट फिल्टर होकर बोमेन्स कैप्सूल में आ गया, लिक्विड पार्ट। तो ये इफरेंट आर्टेरियोल से जो ब्लड जा रहा है तो ये ब्लड कैसा रहेगा, ब्लड विल बी थिक, ब्लड विल बी थिक, मोटा हो जाएगा, क्योंकि सारा पानी वाला पार्ट तो चला आया तो मोटा हो गया। ठीक है, अब क्या होगा कि यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट में प्रेशर के कारण फिल्ट्रेट तो हो गया, लेकिन ये सारा का सारा कुछ चीजें इसमें यूज होने वाली है तो उसको फिर से रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। ठीक है, रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। इसीलिए हम लोग जो सेकेंड प्रोसेस पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड द रीअब्जॉर्प्शन। तो अब इसको हम लोग देखते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, कहाँ पर होगा रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन किसका होगा, जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, जैसे ग्लूकोज जरूरी है, सोडियम आयंस जरूरी है, ठीक है, पोटेशियम आयन जरूरी है, तो उन सभी का फिर से रीअब्जॉर्ब किया जाएगा फिल्ट्रेट में से। तो जैसे अब हम फिर से हम लोग क्या बतला रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन में कि कुछ जो मॉलिक्यूल्स आएगा उसको रीअब्जॉर्ब होगा, तो इसके लिए हमको फिर से नेफ्रॉन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत समझना जरूरी है। ठीक है, इस तरीके से हमारा हो गया लूप ऑफ फेनले, फिर लूप ऑफ फेनले ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर से DCT बनेगा। ठीक है, अब देखिए रीअब्जॉर्प्शन इसलिए हम नेफ्रॉन बना रहे हैं कि रीअब्जॉर्प्शन बहुत जगह से होता है और हर जगह से अलग अलग चीज रीअब्जॉर्ब होता है, इसीलिए हमको अलग से बनाना पड़ा नेफ्रॉन। तो यहाँ पर से तो ब्लड वेसल्स इधर से एंट्री करेगा, इधर से एग्जिट करेगा, हमारे पास यहाँ पर आ गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा, कहाँ जाएगा, तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो इससे अब ये आगे जाएगा, और कल हम लोग बात बोले थे कि 1 मिनट में 1 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है। तो इस हिसाब से तो पूरा अगर दिन भर में देखा जाए तो लगभग 180 लीटर ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इतना हम लोग तो यूरिन डिस्चार्ज करते नहीं है, पूरा दिन भर में कितना यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, ओनली 1.5 लीटर। तो बाकी क्या करना पड़ेगा, बाकी चीजों को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। कैसे, तो यहाँ पर जो PCT है यहाँ से हम लोग को ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ से हम लोग को अमीनो एसिड रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, अमीनो एसिड, कुछ प्रोटीन्स है वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, यहाँ से हम लोग को सोडियम को एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। सोडियम बहुत आवश्यक है, क्यों, क्योंकि अगर सोडियम नहीं तो हमारे जो भी नर्व इम्पल्स होता है उसका कंडक्शन रुक जाएगा।
नर्व ट्रांसमिशन रुक जाएगा, इसलिए सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम लोग और मैग्नीशियम का भी रीअब्जॉर्ब करवा लेते हैं, पोटेशियम भी यहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है, कैल्शियम रहा तो वो भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। और साथ साथ इसमें अब इधर से हम लोग जो भी दिखला रहे हैं रीअब्जॉर्ब ऊपर दिखला रहे हैं, ठीक है, और नीचे से जो हम लोग दिखलाएंगे वो दिखलाएंगे फिर से कुछ सिक्रीट किया जाता है, टिश्यू वगैरह है वो कुछ सिक्रीट करता है। जैसे यहाँ पर हम लोग को प्रोटोन आयन सिक्रीट कर देता है, यहाँ पर अमोनियम आयन अगर रहेगा तो सिक्रीट कर देगा, क्योंकि अमोनियम आयन नाइट्रोजनस वेस्ट को तो मैन्युअल रूप से रिमूव करना है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देते हैं, यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो गया पीसीटी में। अब वो आगे बढ़ेगा, आगे आएगा तो हम लोग देखेंगे क्या चीज, ये लूप ऑफ हेनले ये हो गया। अब लूप ऑफ हेनले में हम लोग देखते हैं कि मेनली रूप से डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है इसमें हम लोग को वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, सिर्फ वाटर। क्या यहाँ पर से एब्जॉर्ब होगा, वाटर एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अब वाटर एब्जॉर्ब होगा तो यहाँ पर जाते जाते लूप ऑफ हेनले में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, यानी 3/4 टाइम जितना भी पानी है उसका वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पर आगे चलेगा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या होगा, यहाँ पर किसी तरीके का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्या होगा, सिक्रीशन होगा। सिक्रीशन होगा तो यहाँ पर हम लोग को मेनली रूप से यूरिया डाल दिया जाएगा, अगर अमोनियम प्रोडक्ट है तो अमोनियम प्रोडक्ट यहाँ पर डाल दिया जाएगा और कंसंट्रेट हो जाएगा। अब ये आगे बढ़ता हुआ चलेगा, ये वाला पोर्शन हम लोग क्या बोले थे, DCT बोले थे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में यहाँ ध्यान दीजिएगा, पीसीटी में हम लोग पोटेशियम को एब्जॉर्ब किए थे, लेकिन डीसीटी में पोटेशियम को सिक्रीट कर दिया जाता है अगर ये सरप्लस अमाउंट में यहाँ पर मिला तो। इसके अलावा यहाँ पर भी हम लोग को वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है, और अगर सोडियम मिल जाए तो सोडियम को फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। मैग्नीशियम रहेगा तो मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ से हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में ये आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट, ये हमारा क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के पास क्या होगा, ये जितना भी नेफ्रॉन का एग्जिट होता है फिर डीसीटी का, वो डिफरेंट डिफरेंट नेफ्रॉन से वो कलेक्ट करता हुआ यहाँ से यूरिन आगे चला जाएगा, यहाँ से यूरिन चला जाएगा। अब यहाँ पर भी अगर कलेक्टिंग डक्ट में भी यूरिन आ गया है और लेट सपोज आपके बॉडी में पानी की है कमी, तो क्या होगा कि फाइनली यहाँ पर से कलेक्टिंग डक्ट से भी वाटर को रीअब्जॉर्ब करने की प्रथा है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा अगर आपके बॉडी में कमी है तो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कलेक्टिंग डक्ट से बाहर यूरिन आ जाएगा और ये यूरिन हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देते, यूरिन का फॉर्मेशन देते। तो इसमें क्या क्या ध्यान देने वाली बात है कि हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो बात बोल रहे हैं वो कहाँ पर हो रहा है, बॉमेंस कैप्सूल में हो रहा है। और बॉमेंस कैप्सूल में क्या हम लोग देखे, बॉमेंस कैप्सूल में एक प्रोसेस देखे दैट इज कॉल्ड द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बॉमेंस कैप्सूल में देखे, और बाकी जो यहाँ से जो रेस्ट बच गया, क्या चीज, यहाँ से इधर जो भी बच गया, इन सभी में क्या हो गया, रीअब्जॉर्प्शन हो गया, रीअब्जॉर्प्शन। तो इसके कारण क्या होगा कि हम लोग चाहे जितना भी फिल्ट्रेट यहाँ पर आया हो वो सभी मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और बाकी कंसंट्रेटेड फॉर्म में हम लोग को नाइट्रोजनस बेस्ड के फॉर्म में यूरिन को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन, यूरिन किस चीज से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यूरिन के कॉन्स्टिट्यूएंट के, यानी कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है नाइट्रोजनस प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, तो सबसे पहली बात क्या चीज प्रेजेंट रहेगा यूरिन में, तो यूरिया प्रेजेंट रहेगा। यूरिया कितना रहेगा, तो दिस इज अप्रोक्स 2.3 ग्राम पर लीटर के अप्रोक्स प्रेजेंट रहता है। ठीक उसी तरीके से केराटिनिन प्रेजेंट रहता है, केराटिनिन ये प्रेजेंट रहता है लगभग 1.5 ग्राम पर लीटर। फिर यूरिक एसिड प्रेजेंट रहता है, यूरिक एसिड ये भी लगभग 0.7 रहता है। फिर अदर सब्सटेंसेस, इसके अलावा सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट रहता है,
इसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड प्रेजेंट रहता है, अमोनिया प्रेजेंट रहता है, अमोनिया। इस तरीके से इसका कॉन्स्टिट्यूएंट, इसका कंपोनेंट्स यूरिन का रहता है। अब बात करते हैं कि यूरिन का कलर हम लोग को कैसा देखने में लगता है, तो लाइट येलो कलर का रहता है। तो यूरिन का कलर इज लाइट येलो, या जो बोल सकते हैं पेल येलो कलर का रहता है, तो स्ट्रॉ कलर का रहता है। ठीक है। इसकी अगर पीएच की बात करते हैं तो स्लाइटली एसिडिक रहता है, स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। स्लाइटली एसिडिक का मतलब ये रेंज रहता है लगभग 5 to 8 पीएच का रहता है, लेकिन ऑन जनरल ये रहता है लगभग 6 पीएच का रहता है, 6 पीएच का। लेकिन हर सिचुएशन में ये डिफरेंटली बिहेव करता है। अगर ज्यादा पानी पीजिएगा तो यूरिन डाइल्यूट हो जाएगा, यानी पीएच अल्कलाइन हो जाएगा। कम पानी पीजिएगा तो और कंसंट्रेटेड हो जाएगा, जैसे पीएच 5 हो जाएगा। ठीक है। और इसमें स्मेल भी आता है, ऑर्डर, ऑर्डर, ODOUR, ऑर्डर। तो ये पंजेंट स्मेल सुनने में ऑर्डर लगता है। किसके कारण? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। अमोनिया प्रेजेंट रहने के कारण ये पंजेंट स्मेल करता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यूरिन के बारे में देख लिए। अब तो इस तरीके से हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में देख लिए। अब अगर बात करते हैं कि मान लिया जाए कि आपका किडनी खराब हो गया, आपके पास 2 किडनी है, 2 में से एक खराब हो गया, आप एक पर जिंदा रहेंगे। लेकिन अगर दोनों खराब हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं? आर्टिफिशियल किडनी का सहारा लेते हैं, दैट इज बेस्ड अपॉन द मशीन। तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी। अब ये आर्टिफिशियल किडनी कब काम आता है? जब आर्टिफिशियल किडनी यूज्ड व्हेन both the kidney get damaged। तो अब नाइट्रोजनस वेस्ट को तो रिमूव करना है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? आर्टिफिशियल किडनी का सहारा लेते हैं, और वो पूरे ब्लड को डायलिसिस करता है। डायलिसिस कैसे करता है? तो मशीन इसमें लगे हुए रहते हैं। क्या चीज? तो जैसे एक मशीन इस तरीके से लगा हुआ है, इसमें सेलोफेन मेम्ब्रेन्स का लेयर लगा हुआ रहता है, इस तरीके से सेलोफेन मेम्ब्रेन। ये सब जो मेम्ब्रेन है किसका है? सेलोफेन मेम्ब्रेन। ठीक है। अब इस मशीन में ब्लड को एंट्री करवाना है तो पाइप से एंट्री होगा, और यहाँ पर एक मोटर लगा हुआ रहेगा। तो ये मोटर लगा हुआ रहेगा, और ये पाइप आपके पेशेंट से हाथ से एंट्री कर जाएगा। ठीक है। और ये ब्लड कहाँ पर आ जाएगा? इस चैम्बर में आ जाएगा। ये चैम्बर के अंदर में क्या? मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और पूरा मीडियम जैसे आपका ब्लड का मीडियम होता है ठीक उसी तरीके से रहेगा। इसमें सिर्फ क्या नहीं रहेगा? तो नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं रहेगा इसमें, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं रहेगा। ठीक है। तो अब यहाँ से ब्लड क्या होगा? फिल्टर होते हुए, हर एक मेम्ब्रेन से फिल्टर होते हुए ये नीचे की तरफ बनेगा, आएगा, और इस बीच में फिल्टर होते हुए क्या होगा? नाइट्रोजनस वेस्ट को डिपॉजिट करना शुरू कर देगा, नाइट्रोजनस वेस्ट को डिपॉजिट करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक आउटपुट निकालते हैं, जिससे हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आ जाएगा। और जब पूरे ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर आ गया तो यहाँ पर से हम लोग फिर से एक पाइप के थ्रू, एक वेसल्स के थ्रू प्योर ब्लड को, प्योर ब्लड कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? प्यूरिफाइड ब्लड, फिर से वो आपके बॉडी में एंट्री करवा देगा। ठीक है। अच्छा, इसके अब एंट्री करने से पहले, जैसे अब देखिएगा यहाँ पर 2 चीजें देखने को मिलता है। क्या चीज? जैसे ही आपके हाथ, ये आपका हैंड है, तो हैंड से ब्लड एग्जिट होगा तो इट में क्लॉट। तो उस क्लॉट को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या डालते हैं? पोर करते हैं। क्या चीज? एंटी डाइल्यूटिंग एजेंट करते हैं, डाइल्यूटिंग एजेंट देते हैं।
जो आपको या एंटी क्लॉटिंग एजेंट देते हैं कि क्लॉट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे हम लोग हेपरिन का इंजेक्शन दे देते हैं, वो आपको क्लॉट नहीं होने देगा। तो यहाँ पर से अब पूरा प्रोसेस फिल्टर होने के बाद ब्लड जा रहा है, तो उसमें हम लोग को तो एंटी क्लॉटिंग एजेंट पाया जा रहा है। तो एंटी क्लॉटिंग एजेंट जा रहा है और आपके बॉडी में तो ऑलरेडी वो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो ज्यादा हो जाएगा तो आपके ब्लड में, आपके बॉडी में ब्लड थिन हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि यहाँ से जो प्योर ब्लड एंट्री कर रहा है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि जो एंटी क्लॉटिंग एजेंट्स को रिमूव कर देते हैं। रिमूव एंटी क्लॉटिंग एजेंट्स, ठीक है, यानी हिपरिन को रिमूव कर देते हैं और फिर वो आपके बॉडी में, आपके हैंड में इंजेक्ट कर देता है। तो इस तरीके से ये पूरा मशीन आपके ब्लड को फिल्टर करता है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल किडनी, या इसको हम लोग डायलिसिस भी बोलते हैं। क्लियर है बात? तो ये तो हम लोग बात कर लिए क्या चीज, ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर लिए। लेकिन वहीं पर अब देखा जाए तो प्लांट्स भी कुछ ना कुछ एक्सक्रीट करता है, बट प्लांट्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं रहता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम सुने हैं कि कभी प्लांट्स में देखने को मिलता है? नहीं। तो हम लोग बात करते हैं क्या चीज कि एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट में किस तरीके से एक्सक्रीट आउट करेगा? तो मेनली क्या है, जो भी पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं क्या चीज कि वाटर एक्सक्रीट आउट हो जाता है या वाटर सिक्रीट होता है, किस, कभी स्टोमेटा से, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, ट्रांसपीरेशन के थ्रू हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्लांट डू नॉट हैव एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो प्लांट्स एक्सक्रीट दियर वेस्ट प्रोडक्ट, प्लांट excrete their waste product by different methods such as ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन से हम लोग को क्या बाहर निकल गया, वाटर बाहर निकल गया, ठीक है। और जब ट्रांसपीरेशन कब होता है, तो जब स्टोमेटा ओपनिंग होती है, तो स्टोमेटा ओपनिंग हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को प्लांट्स में देखने को मिलता है, बट प्लांट्स में स्पेशलाइज्ड टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं रहता है। क्लियर है बात? चलिए, तो इस तरीके से ओवरऑल ये टॉपिक, ये चैप्टर एक्सक्रीटरी सिस्टम फिनिश होता है। नेक्स्ट डे से हम लोग नेक्स्ट सिस्टम के बारे में स्टार्ट करेंगे, दैट इज नर्वस सिस्टम के बारे में स्टार्ट करेंगे।